नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर मोहित आ गए हैं आपके साथ इकोनॉमी की राह को आसान बनाने के लिए। चलते हम शुरुआत करते हैं अपनी इकोनॉमी की। जैसे कि हम लास्ट टाइम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था किस तरह की थी 1947 के समय। उसके बाद हमने पढ़ा कि नेहरू और महालनोबिस का जो मॉडल था, समाजवादी मॉडल था, उसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं कि किस तरह के समाजवादी मॉडल क्या होता है। उसके बारे में हम आराम से विस्तार से बात कर चुके हैं, तो उसकी हमें ज़्यादा जानकारी की भी ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले समय में आपको मैं आराम से बताऊंगा कि नेहरू और समाजवादी मॉडल, उसके बारे में आराम से आपको विस्तार से और भी चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको 1947 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देना चाहता था। अब आज हम शुरुआत करते हैं, देखिए, अर्थशास्त्र को जानने के लिए। अर्थशास्त्र पढ़ें या फिर इकोनॉमी पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें या इकोनॉमी पढ़ें। देखिए, पहले शुरुआत में हमें डिफरेंस जानेंगे। हम अगर हम डिफरेंस जाने सर, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इनमें डिफरेंस क्या होगा सर? क्या ये बराबर बराबर हैं या फिर अलग अलग हैं? इसमें हम डिफरेंस जानेंगे, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखिए, शुरुआत में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली सर? देखिए, इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें, ऐसा कहा गया है कि इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमी अर्थशास्त्र जस्ट लाइक ए नर्कशास्त्र। नर्कशास्त्र क्यों कहा गया है इसे? देखिए, हिंदी माध्यम के लिए बेसिकली, वैसे तो सभी के लिए नर्कशास्त्र की भाषा एक आलोचना टाइप की गई है अर्थशास्त्र के बारे में। वो क्यों की गई है? देखिए, पहली बात तो ये कहा है कि ये आम आदमी की समझ से परे है। आम आदमी को समझ में ही नहीं आता है कि ये अर्थशास्त्र है क्या बेसिकली, क्योंकि इसके कंसेप्ट और जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो समझने में आम आदमी के समझ से बाहर होता है। वो आसानी से समझ नहीं पाता। अब ये आप देखोगे, अगर आप इस क्लास लेने से पहले अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बता पाते कि 1940 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, अब आप नहीं पता था आपको, तो आप किस तरीके से बताते? लेकिन अब आपको पता लग गया तो थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि 1940 समय के जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उनके विभिन्न क्षेत्रों पर किस तरीके से प्रभाव पड़े थे, जैसे कि कृषि क्षेत्र पर, औद्योगिक क्षेत्र पर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर, आयात निर्यात पर, या फिर एटसेट्रा जो भी था उन पर किस तरीके से प्रभाव पड़े थे। अभी आपको जानकारी हो चुकी है तो आप बता पाएंगे। लेकिन उस वक्त एक आम आदमी की तरह आप सोचिए कि आपको पता था कि 1947 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। तो इसलिए इसको कहा गया है कि नर्कशास्त्र भी है ये, मतलब कि नर्कशास्त्र क्यों, वाई, ये कहा गया है कि आम आदमी की समझ से पर है। ये लिखना नहीं है आपको, बस एक मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ छोटा सा अर्थशास्त्र के बारे में। उसके बाद हम इकोनॉमी पढ़ेंगे। इकोनॉमी मतलब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा आराम से। तो आम आदमी की समझ से पर है, आम आदमी की समझ से परे है ये। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि जो कंसेप्ट हैं, इसकी जो बातें समझ में नहीं है, हिंदी माध्यम वालों के लिए जल्दी समझ में नहीं आती है। तो हिंदी के लिए, हिंदी में सामग्री का अभाव, ऐसा माना गया है कि सामग्री का अभाव होता है हिंदी माध्यम के लिए। अब देखिए, जैसे कि वेदों का ज्ञान, वेद जब हम पढ़ते हैं तो आम आदमी को समझ में नहीं आता, उसके लिए कोई विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है कि हाँ भाई, बेसिकली वेद को समझने के लिए, वेद को पढ़ने के लिए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए की बात नहीं, इसको समझने के लिए थोड़ा विशेष ज्ञान की ज़रूरत तो होती ही है कि उसके कंसेप्ट क्या है, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का रूल क्या है, मार्केट का रूल क्या है, बिजनेस का रूल क्या है, ये सब थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है। इसको बिना समझ के हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमें वेदों को ज्ञान एकदम से नहीं हो पाता है, वेदों का ज्ञान हमें डीप जाके ऑब्जर्वेशन करके ही समझ में आता है। इस तरीके से अर्थशास्त्र या फिर कोई से भी सब्जेक्ट की, कोई भी विषय के बारे में बात करें तो उसको समझने के बाद ही हमें उसका ज्ञान हो पाता है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं कि इसकी हिंदी सामग्री में हिंदी में इसकी अच्छी सामग्री नहीं है। अगर बात करें कि एक तकनीकी विषय भी है, तकनीकी विषय जैसे कि विज्ञान होता है, विज्ञान में फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, या फिर ये नहीं कि हिस्ट्री की तरह की कहानी की तरह बनी जा रही है हिस्ट्री, या फिर समाज की तरह समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें बेसिकली। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हम कहानी की तरह, स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं। इसमें नहीं कि तकनीकी विषय है, तो तकनीकी जब विषय है तो इसको तकनीकी विषय मानते हैं। तो एक विशेष प्रकार के ज्ञान की ज़रूरत होती है।
मतलब कि जैसे विज्ञान को समझने के लिए हमें विज्ञान के फंडामेंटल्स रूल्स पता होने चाहिए, हमें थोड़े बहुत जो तत्व होते हैं उनके, या फिर हम उसको कहें कि हम कार्बन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको थोड़ा बहुत बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को ये कहा गया है कि इसको पढ़ने के लिए भी थोड़े बहुत बेसिक फंडामेंटल्स होने चाहिए, और जो आम आदमी के पास नहीं होते। जब तकनीकी विषय तो आम आदमी समझे भी कैसे, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। तो इसलिए अर्थशास्त्र को नर्कशास्त्र भी कहा गया है। देखिए ये तो एक अपवाद के रूप में या फिर आलोचना के रूप में कहा गया, बताया गया है, लेकिन हम इसको पढ़ना एक बहुत ही आसान से वे में, बहुत ही कंटेंट आपको हिंदी माध्यम में परफेक्ट बेस्ट दिया जाएगा, और उसके बाद आप आम आदमी नहीं रहेंगे। अब जब इसको पढ़ लेंगे आप, तो एक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब एक समझदार ग्रेजुएट, अच्छे और समझदार नागरिक बन सकेंगे, ताकि अपने अर्थव्यवस्था को समझ पाए। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि, या फिर आगे मैं इस बार आगे क्लास में बताऊंगा कि किस अर्थव्यवस्था पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये मैं आपको शायद मैंने पिछली वाली क्लास में बता चुका हूँ, इसको आप देख लेना एक बार वीडियो लास्ट वाली क्लास में। तो अर्थव्यवस्था क्यों ज़रूरी है, तो एक अच्छा नागरिक जानने के लिए अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। अपने भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर विश्व की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा ज्ञान होना ज़रूरी होता है। अब तकनीकी विषय है, तकनीकी विषय की इतना भी तकनीकी विषय नहीं कि इसमें रूल लगाएंगे हम, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे हमारे, तो अपने आप से हम अपना पूरा सब्जेक्ट को समझ ला पाएंगे, समझ कर पाएंगे, समझ विकसित कर पाएंगे। तो हमें अर्थशास्त्र के बारे में एक समझ विकसित करनी है, उसके बाद ज्ञान लेना है हमें। ये नहीं कि शुरुआत में हमें समझ नहीं आ रहा है, बस एक रट रहे हम, इरिटेशन वाला काम नहीं, रटने वाला काम कुछ नहीं हो रहा है। सब समझ विकसित कीजिए, अपनी समझ विकसित होगी तो आप कोई से भी सब्जेक्ट में, कोई से भी विषय में अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली अर्थशास्त्र को समझेंगे कि अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या। अर्थशास्त्र में इकोनॉमी आती है, इकोनॉमी वास्तव में है क्या, इतना हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अर्थशास्त्र को समझने की। अब देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में एक बात छोटी सी और कही है, उसको समझने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा एक्सेप्शन भी जान लें कि क्या अर्थशास्त्र को नर्कशास्त्र या फिर इसका आलोचना क्यों की गई है। तो अर्थशास्त्र को एक बारे में ये भी कहा गया है कि असफल विज्ञान है। एक ये असफल विज्ञान है। वाई, क्यों ये कहा गया है कि जब विश्व महामारी कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, महामारी शब्द भी मुंह पे लगता ही है क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो देखिए, जब विश्व मंदी आई थी 2008 के वित्तीय वर्ष में अमेरिकी वित्तीय संकट आया था, अमेरिकी फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मैं आपको बताऊंगा वैसे क्या फाइनेंशियल क्राइसिस था पूरा अमेरिका का, कि 2008 में जो सा था। अभी बस थोड़ा सा ये समझ लो कि हाँ, वहाँ के जो बैंक्स थे वो डूब गए थे, बस इतना समझ लो आपकी। इसी वजह से पूरे अमेरिका में वित्तीय संकट आया था, और इसी वित्तीय संकट की वजह से पूरे विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। इसी वजह से, क्योंकि एक अल्टीमेटली है ना कि डॉलर पे चलता है, पूरा जो विश्व है डॉलर पे चलता है, और जब डॉलर ही माइनस में या फिर डॉलर को ही नुकसान होगा, बस छोटा सा समझ लो आप। अभी फिलहाल मैं आपको समझाऊंगा आराम से, विस्तार से, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है ऐसी कि क्या क्राइसिस था वास्तव में। मैं आपको बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा। बस इतना समझ लो कि जब डॉलर ही माइनस में चलेगा, डॉलर ही लॉस में चलेगा, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये कहा गया कि असफल विज्ञान को, कि जो 2008 में अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस का पता नहीं लगा पाया, या फिर पूर्वानुमान नहीं लगा पाया, वो विज्ञान ही क्या। अब देखिए, अब हम साइंस पढ़ते हैं, जो ऑक्सीजन को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या होगी, या फिर अगर आम भाषा में बात करें, जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है भारत में कोरोना पैंडेमिक काल में, ऑक्सीजन के बारे में जानकारी ही नहीं दे पा रहा है कि क्या ऑक्सीजन कितने हद तक यूज़फुल हो सकता है। तो विज्ञान ही क्या।
अब अर्थशास्त्र को भी इस तरीके से माना है, जो 2008 की महामंदी आई थी अमेरिका में, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसका ही पूर्वानुमान, उसका ही फोरकास्टिंग नहीं कर पाया, तो ये विज्ञान ही क्यों, इसे विज्ञान क्यों कहा गया। तो देखिए ये तो आलोचक होते हैं हमेशा हर एक सब्जेक्ट के, ये आलोचकों ने ऐसा कहा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, या फिर पूरे विश्व के सामाजिक और उसके आर्थिक ढांचे को समझने के लिए अर्थव्यवस्था ही या फिर अर्थशास्त्र ही सहायक होता है। अगर हम इन शॉर्ट कहें कि अर्थशास्त्र को जानने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है, हमें जानने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ कि ठीक है, आलोचक थे उसके कि अर्थशास्त्र 2008 में क्राइसिस नहीं पता लगा पाया, लेकिन ऐसा भी तो हुआ ना कि 1991 के रिफॉर्म्स भी तो हुए। 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए भारत में, 1991 के रिफॉर्म्स, क्या होता है, एलपीजी गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है वास्तव में। मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि अर्थशास्त्र ने इकोनॉमिक्स के थ्रू ही 1991 में इंडिया में एलपीजी के रिफॉर्म्स हुए, और 2008 का जो वित्तीय संकट आया, 2008 का जो वित्तीय संकट आया, पूरे विश्व संकट आया अमेरिका के साथ साथ, उससे भी तो उभरा देश, अमेरिकी देश उससे भी तो उभरा, लेकिन एक अर्थशास्त्र के थ्रू। ये तो है नहीं कि अर्थशास्त्र की उन्होंने कंसेप्ट ही बदल दिया कि अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे ही नहीं अब से। अर्थशास्त्र कॉन्सेप्ट से ही तो उभर पाया। आज विश्व की जो महाशक्ति बना हुआ है अमेरिका, वो एक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिकली जो बना हुआ है महाशक्ति, वो इसी वजह से तो बना हुआ है कि उभर पाए हम। उभर तो गए, देखिए कमी तो होती है, आलोचक सबके होते हैं, लेकिन उभर भी तो पाए हम उस क्राइसिस से। तो देखिए अब जो मैं आपकी इसलिए मोटी मोटी बात करूं, तो आपको ना बस एक ज़रूरत है, आपको जानने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है अर्थशास्त्र को। अब जानने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत कैसे सर? अब देखिए, जब आप कोरोना काल के अर्थव्यवस्था पर, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके अफेक्ट ही नहीं समझ पाएंगे, तो आप जानने के क्या करेंगे? तो आपको सबसे बेसिकली अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं कि आपको ना समझने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि सर कोरोना पैंडेमिक के पूरे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ कृषि क्षेत्र पर, विज्ञान क्षेत्र पर, या फिर हम कहें सर्विस सेक्टर पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, इंडस्ट्री पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, यहाँ तक कि भारतीय लोगों पर, डेमोग्राफी पर, जनसांख्यिकी पर क्या प्रभाव पड़े कोरोना काल के, तो वो समझने वाली बात है। यूपीएससी बेसिकली आपको यही ढूंढता है, यूपीएससी आप में, कि आप एक छोटे टॉपिक को लेकर सारे आयाम कनेक्ट कर पा रहे हैं, डायमेंशंस कर पा रहे हैं, उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों पर भी तो प्रभाव पड़े कोरोना के। तो यही यूपीएससी बेसिकली आप में ढूंढता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जानने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो समझ आप जब ही पाएंगे जब आपके कंसेप्ट्स दिमाग में क्लियर होंगे। तो कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए, आपकी क्लास को और भी आसान भाषा में समझाने के लिए हम आ चुके हैं, आपका दोस्त आ चुका है आपको हेल्प करने के लिए। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात के लिए देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी क्लास ही एनफ है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मैं हर क्लास में आपको यही कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी, सेल्फ एफर्ट इज़ मस्ट। मेरी क्लास, हमारी वेदांत टीम की क्लास एक आपका सब्स्टिट्यूट हो सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करनी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो यूपीएससी जैसा बनना पड़ेगा। बिना यूपीएससी को ढाले, बिना यूपीएससी में आपने आपको ढाले, आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ये तो मोटिवेशन की बात होगी, खैर अलग, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अब परिभाषा देखिए, वैसे तो बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दी है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड परिभाषा है सिर्फ इतनी है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है।
अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। अब सर ये आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? आर्थिक गतिविधियां वो गतिविधियां हैं जिसमें मुद्रा का जिक्र हो, वही आर्थिक गतिविधियां हैं। अब जिसमें मुद्रा का जिक्र हुआ है सर, क्या वही सब आर्थिक गतिविधियां हैं? जैसे कि बाजार में जाके कुछ चीज़ खरीदना, कुछ चीज़ बेचना, या फिर अगर हम बात करें किसी को नौकरी देना मतलब कि वो हमारे लिए काम करेगा और किसी के द्वारा नौकरी प्राप्त करना, हम उसको पैसे देंगे और वो हमारे लिए काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो नौकरी देना, नौकरी लेना, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, या फिर ट्रेड करना, बिजनेस करना भी एक तरीके का मुद्रा का ही जिक्र हो रहा है। मुद्रा का जिक्र मतलब कि मुद्रा उसमें एंटर है, उसमें मुद्रा मतलब कि बेसिक चीज़ है, प्रमुख है, मतलब कि मुद्रा जो है इसका मोटिव होगा, मुद्रा जो है इसका मोटिव होगा आर्थिक गतिविधियों का, जिसमें आर्थिक गतिविधियां मतलब कि जिसमें मुद्रा का मोटिव हो, मेन मोटिव मुद्रा ही हो। और मेन मोटिव मुद्रा किस किस में होती है? किसी को रोजगार देना, किसी से रोजगार प्राप्त करना, कुछ चीज़ खरीदना, बेचना, बिजनेस करना, ट्रेड करना, इन सब में मुद्रा का जिक्र होता है। मुद्रा बेसिकली मुद्रा ही मेन मोटिव होता है। चलिए, अब क्या सर आप कहेंगे, आपने ये बता दिया ट्रेड, बिजनेस, सेल, परचेज एटसेट्रा, ये सब होते हैं आर्थिक गतिविधियां या फिर मुद्रा, इनमें मोटिव होता है। अब देखिए एक बुक में एग्जाम्पल है और उसी एग्जाम्पल को मैं देता हूं ताकि आपको बुक पढ़ने में भी आसानी हो। अगर वही सेम आप बुक पढ़ेंगे जैसे कि रमेश सिंह में दिया गया है कि देखिए जैसे मंदिर में जाते हैं हम, मंदिर में चंदा देना या फिर भिक्षा देना, किसी भिक्षु को भिक्षा देना, या फिर मंदिर में जो दान पात्र होते हैं उनमें दान डालना। मुद्रा मोटिव तो वहां पे भी है, मुद्रा का मोटिव तो वहां पर भी है। क्या ये भी आर्थिक गतिविधियों में आएगा? देखिए ये बड़ा पेचीदा सवाल है, इसको समझने के लिए इतना ज़रूरत होगा। देखिए हम भगवान के यहाँ मंदिर में गए या फिर किसी भिक्षु को भिक्षा दी हमने, तो वहाँ पे हमने दे दिया, सिर्फ उसको, हमने उससे कुछ लिया नहीं है। अब आर्थिक गतिविधियों में देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, बिजनेस करेंगे, हम कुछ माल बेचेंगे, प्रॉफिट होगा, सेल करेंगे, कुछ माल बेचेंगे तो हमें पैसा आएगा, परचेज करेंगे, माल आएगा, पैसा देंगे। और अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें कि काम करेंगे कहीं पे, रोजगार करेंगे कहीं पे, तो वहाँ पे हम अपने श्रम देंगे और पैसा लेंगे उनसे, तो ये होगा आर्थिक गतिविधियाँ। यहाँ पे सिर्फ हम दे रहे हैं। तो बेसिकली मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं बात कहूँ तो शायद ये आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें पेचीदा सवाल अटका ही रहता है हमेशा। तो मेरे हिसाब से लिखिएगा कि ये आर्थिक गतिविधि नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ वन साइडेड ट्रांजेक्शन हो रही है। मैंने आपको दे दिया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं लिया, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया या भगवान के यहाँ से हम प्रसाद लिया है, क्या ये आर्थिक गतिविधियाँ होंगी? ऐसा नहीं, बिल्कुल ये आर्थिक गतिविधि नहीं होंगी। आशीर्वाद तो वैसे भी मिल जाता है। अगर हम साधारण शब्दों में अर्थशास्त्र को डिफाइन करें, साधारण शब्दों में अर्थशास्त्र को डिफाइन करें दोस्तों, तो एक ये है कि इसमें ये डिफाइन किया गया है, ये कहा गया है अर्थशास्त्र में संसाधनों का उपयोग व बंटवारा किया जाता है। समझ पाए?
नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, अब समझाते हैं। तो देखिए बेसिकली दूसरा बात ये कही गई है अर्थशास्त्र में, ये होता है कि जैसे कोई रिसोर्सेज हैं, या तो वो प्राकृतिक रिसोर्सेज हो या फिर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो। आर्टिफिशियल का मतलब कि जो मैन मेड हो, या फिर हमने जैसे कि मतलब हमने कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाती है तो उसमें हर एक व्यक्ति पहुंच सके, रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके। तो गवर्नमेंट का मोटिव यही होता है कि रिसोर्सेज को किस तरीके से आम आदमी तक पहुँचाया जा सके, और छोटे से छोटे आम आदमी तक पहुँचाया जा सके, छोटे से छोटे व्यक्ति तक, अंतिम तबके तक व्यक्ति तक पहुँचाया जाएगा इस रिसोर्सेज को। और व्यक्तियों के लिए ये होता है कि हम छोटे से, माफ़ कीजिएगा, छोटे से छोटे रिसोर्स का किस तरीके से यूटिलाइज करें। जैसे कि मान के चलिए 500 लीटर पानी है, 500 लीटर एक टंकी में पानी है और 100 लोग उपभोग करने वाले हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को 5 लीटर मिलना चाहिए, 5 लीटर पर हेड। अब ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति तो लेगा 50 लीटर और एक व्यक्ति को मिले कुछ भी ना। तो संसाधनों का उपयोग व बंटवारा, एक सही बंटवारा अर्थशास्त्र में बात कही गई है, अर्थशास्त्र में इसकी भी। तो चलिए ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में डेफिनेशन करना, डिफाइन करना, वास्तव में अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र के बारे में ही बात करें। देखिए अभी हम अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ रहे हैं, समझिएगा, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र एक पूरा सब्जेक्ट, मान के चलिए अर्थशास्त्र ये गोला, उसके अंदर इकोनॉमी और ये पूरी इकोनॉमिक्स। हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, हमें बेसिकली पढ़नी है इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमिक्स को पढ़ने से, इकोनॉमी को पढ़ने से पहले इकोनॉमिक्स को जानना ज़रूरी है। वास्तव में अर्थव्यवस्था या को जानने से पहले अर्थशास्त्र जानना ज़रूरी है कि अर्थशास्त्र बेसिकली होता क्या है। देखिए मैं आपको विशेषज्ञ नहीं बनाऊंगा कि अर्थशास्त्र क्या है, किस तरीके से है। मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में एक कंसेप्ट आपके मन जो दिमाग में है वो क्रिएट करूंगा, वो डेवलप करूंगा कंसेप्ट, ताकि आप समझ पाएँ खुद से, आप खुद समझ पाएँ, खुद इतना ऑब्जर्वेशन कर पाएँ कि वास्तव में है, वास्तव में ये चीज़, ये ऑब्जर्व कर पाएँ। मैं आपको उंगली पकड़ के सिर्फ अंतिम राह तक नहीं चलाऊँगा। देखिए दोस्तों, आप दोस्त हैं, मेरे दोस्तों की उम्र के हैं, तो मैं आपको साथ लेके चल सकता हूं, लेकिन अंतिम राह तक आपको ही जाना पड़ेगा। आपसे इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अर्थशास्त्र और को पढ़िए मत। अर्थशास्त्र को पूरा नहीं पढ़ना है हमें, बेसिकली इकोनॉमी को पढ़ना है, हमें अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को जानना है। और वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था है जैसे कि चाइनीज़ इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, जापानीज़ इकोनॉमी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हमें उन अर्थव्यवस्थाओं को जानना है और अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को जानकर उसको अच्छे रिफॉर्म्स किस तरीके से किए जाएं। एक ब्यूरोक्रेट का यही तो काम होता है, एक ब्यूरोक्रेसी में यही तो जाके करना होता है बेसिकली। तो हमें अर्थव्यवस्था को समझना है, उसके सोल्यूशन देखने हैं। तो चलिए आज हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, समष्टि और व्यष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि एस्से वगैरह में या फिर मेंस के आंसर राइटिंग में लिखने के लिए काम आ जाता है। तो आपको समष्टि और व्यष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। देखिए मैं आपको पहले ही ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आपको विशेषज्ञता नहीं दिलाऊंगा, मैं आपको जर्नल अवेयरनेस आपको दूंगा, सिर्फ जर्नल अवेयरनेस जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको वहाँ पे विशेषज्ञता दिलाऊंगा कि हाँ यहाँ पे यूपीएससी डीपली जाता है, तो आपको वहाँ पे आपकी हेल्प की जाएगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको जर्नल अवेयरनेस, अर्थव्यवस्था के साथ साथ अर्थशास्त्र की जानकारी दे रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था पर आएंगे, ठीक है। आराम से स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, कोई भी जल्दबाजी कोई काम नहीं है, आराम से चलेंगे। अब हम बात करते हैं सर कि अर्थशास्त्र को हमने जान ली, परिभाषा जान ली, क्या होता है अर्थशास्त्र में, इस तरीके से हमने जान ली। जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ होती है वो अर्थशास्त्र में आता है। आर्थिक गतिविधियाँ मतलब कि जहाँ पे मुद्रा मेन मोटिव होता है, वो हो गई आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो गई, ठीक है जी।